हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट एनी डिले। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड का कुछ कुछ पहलू हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं। तो हमारी नेगोशिएबल एक्ट में 148 सेक्शंस हैं और ये हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। मूविंग फॉरवर्ड, अब इसकी डिटेल को और फर्दर एनालाइज करते हैं कि क्या है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो एज इट इज रिटन कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is signed document that promise a sum of payment to a specified person or the assignee। मतलब ये कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या फिर एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो एक ऐसा कागज का पन्ना जो कि साइन हो और उसमें ये लिखा हो कि मैं आपको इतना अमाउंट या इतना सम ऑफ पेमेंट मैं आपको कर दूंगी या कर दूंगा इस पर्टिकुलर आदमी को या इस पर्टिकुलर दिन को या कुछ समय में या जितना भी समय निर्धारित हो। तो समझ में आया। और एक बहुत ही इजी भाषा में समझाऊं, समटाइम्स व्हाट हैपन व्हाइल वी ट्रैवल इन डीटीसी बसेस, कई बार हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और वो उसको चेंज नहीं कर पाता हमारा कंडक्टर, राइट। तो वो हमें एक पेज पे लिख के दे देता है कुछ अमाउंट और उसको गोला मार के हमारे पास रख देता है कि जब तक ये सफर खत्म नहीं होता अगर मेरे पास चेंज आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। सो व्हाट इज ही डूइंग, ही हैज क्रिएटेड दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हालांकि वो एक्ट में कहीं नहीं आता, लेकिन उसी तरह के हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसी एक्ट का, नेगोशिएबल एक्ट का सेक्शन 13 इस चीज को बहुत क्लियरली बताता है कि प्रॉमिस, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका मतलब क्या है कि इट इज अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। मतलब ये या तो ये इन तीनों में से कोई एक चीज हो सकता है। मतलब एज पर दी 1881 एक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये बता रहा है कि इसमें या तो ये आपका प्रोमिसरी नोट हो सकता है, या आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, या फिर चेक हो सकता है। तो हमने क्या तीन टाइप पढ़ लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, या तो प्रोमिसरी नोट, या बिल ऑफ एक्सचेंज, या चेक। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 देयर आर जस्ट थ्री टाइप्स, जो कि मैं अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और वो तीन टाइप इन्होंने क्या क्या बताए, एक तो आपका प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। तो यहाँ पर भी वही तीन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो तीन टाइप के 1881 की एक्ट ने पहचाने हैं या जिनको इन्होंने एक्चुअल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला है, वो आपका प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक है। ठीक है जी। इसके अलावा however many other documents are also recognized as negotiable instrument। याद है अभी मैंने शुरू में ही एक डीटीसी बस के कंडक्टर का एग्जांपल दिया था, तो वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में काउंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसके अलावा भी बहुत से और होते हैं, जैसे हिंडीज होती हैं जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही पहले यू कैन से प्रीवियस वर्जन है। इसके बाद आपके ट्रेजरी बिल्स जो बैंक्स यूज करते हैं, शेयर वारंट्स जो कि कंपनीज यूज करते हैं, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही एक टाइप है। लेकिन प्लीज बी अवेयर कि वो आपकी 1881 की जो एक्ट है उसमें कवर नहीं होता। तो उसमें कौन कौन से कवर होते हैं, उसमें कवर होता है आपका प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। मूविंग फॉरवर्ड, डिटेल में समझेंगे कि ये प्रॉमिसरी नोट ही क्या है, किसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो एज पर द सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वो बताता है कि प्रॉमिसरी नोट कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा एक्ट है जो लिखित है लेकिन वो नोट नहीं है। ध्यान रखिए, प्रॉमिसरी नोट में आपकी करेंसी नोट नहीं आते। तो क्या कहा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग
containing an unconditional undertaking, मतलब जरूरी नहीं है कि उसको बदले में कुछ मिल रहा है, ऑफकोर्स वो कहीं मिल रहा होगा, लेकिन वो लिखित रूप से ऐसा कहीं नहीं लिखता कि इसके बदले में मैं इनको पैसे दे रहा हूँ। तो इट इज एन अनकंडीशनल, इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन है? जो लिख रहा है वो मेकर है। क्या लिखता है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब लेट सपोज, जैसे कि मैंने आपको भी कंडक्टर का एग्जांपल दिया था, उसने यहाँ पे लिख दिया कि 20 रुपए आप अपने ले जाना। उसने 20 रुपए लिख के गोला मारा और उस पर अपने साइन कर दिए, ठीक है, और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया जिसको 20 रुपए चाहिए थे, कि भैया जब भी आप इसको दिखाओगे आपको इसका कैश प्राइस मैं दे दूंगा, एंड ही जस्ट गेव इट टू हिम। द सेम थिंग प्रोमिसरी नोट डू। लेट सपोज मैं, अगर मुझे पैसे देने हैं, मुझे किसी की पेमेंट करनी है, तो मैं वहां पे फला फला लिख दूंगी कि भैया मैं जो है 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगी, और अपनी साइन यहाँ पर करके उस व्यक्ति को दे दूंगी जिस व्यक्ति को पेमेंट रिसीव करनी है। गॉट इट? अब बढ़ते हैं इसके मेजर पार्ट की तरफ। हमारे इस प्रोमिसरी नोट में दो पार्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम इन्होंने क्या बताया? मेकर और ड्रॉअर। और दूसरे का नाम क्या बताया? पे। जैसा कि मैंने बताया, अब मैं फिर से वही एग्जांपल यूज कर रही हूँ। जो हमारे कंडक्टर भाई साहब थे, जिन्होंने कहा कि ले जाना मेरे से 20 रुपए, अभी तो बहुत सफर लंबा है, 1.5 घंटे में जब भी मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूंगा। तो ये भाई साहब हो गए मेकर। और जिस व्यक्ति ने उनको पैसे दिए थे, जिनको पैसे मिलने हैं या जिसको पैसे मिलेंगे, इनको पैसे मिलेंगे, तो ये आपके हो गए पेई, या ये आपके हो गए ड्रॉई। और ये जिन्होंने बनाया वो हो गए ड्रॉअर और मेकर, या पेयर भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है इंडोर्सर। अब इंडोर्सर तो बड़ा नया शब्द है, और क्या होता है समझते हैं। देखिए, इंडोर्सर वो व्यक्ति है जिसने आपके बदले उस चीज को ले लिया, मतलब आपके बदले उस इंस्ट्रूमेंट को ले लिया। और मतलब लेट सपोज, मैं आपको फिर से एग्जांपल से समझाती हूँ कि लेट सपोज इनको 20 रुपए लेने थे, और ये भाई साहब वेट कर रहे हैं कि कब इनके पास कैश आएगा तब ये देंगे, लेकिन कैश आ ही नहीं रहा। अब क्योंकि कैश नहीं आ रहा, लेकिन इनका स्टॉप आ गया, तो अब ये क्या करेंगे? अब पैसे भी नहीं है और इनका स्टॉप भी आ गया। तो इन्होंने, इनके एक दोस्त है जिसको उससे भी आगे जाना था, और इन्होंने उसको वो जो ये इनका साइन वाला ये है, ये इनको पकड़ा दिया कि भैया आप 20 रुपए उनसे ले लेना, अभी तो इनके पास है नहीं, तो आप इनसे ले लेना। तो जो ये व्यक्ति हैं, जो ये दोस्त हैं, जिन्होंने इस व्यक्ति के बदले, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जो ये मिस्टर, लेट सपोज ये मिस्टर ए हैं, राइट, और ये हमारे मिस्टर बी हैं, राइट। तो लेना तो मिस्टर ए को था मिस्टर सी से, कंडक्टर से, लेकिन अब क्योंकि मिस्टर ए ने ये मिस्टर बी को दे दिया कि भैया आप ले लेना, मैं तो उतर रहा हूँ, मेरा तो स्टेशन आ गया, लेकिन मुझे 20 रुपए लेने थे तो आप ले लेना प्लीज। तो अब जो मिस्टर बी इनसे जाके सीधा इसको दिखाएंगे और सी से पैसे ले लेंगे। तो जो ये मिस्टर बी है ये आपके इंडोर्सर हो गए। और जिसके फेवर में ये हुआ था, किसके फेवर में हुआ था? मिस्टर ए के फेवर में। तो मिस्टर ए हो जाएंगे इंडोर्सी और मिस्टर बी हो जाएंगे इंडोर्सर। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ यू कैन सी वन एग्जांपल ऑफ इट वेयर इट इज रिटन कि जो मिस्टर संजीव हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारे मिस्टर संजीव हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये फला फला आदमी को फला फला पैसे दे दूंगा और कुछ समय के भीतर, और अपना एड्रेस लिख के साइन करके दे दिया। अब जो मिस्टर रमेश हैं, जो रिसीवर हैं, तो ये आपके हो जाएंगे ड्रॉई, और ये जिन्होंने लिखा है पूरा ये हो जाएंगे ड्रॉवर। अब लेट सपोज रमेश जी के पास समय नहीं है संजीव जी के पास जाने का, उन्होंने ये दे दिया किसी पुनीत व्यक्ति को, लेट सपोज भैया रंजन को दे दिया। उन्होंने आपका दे दिया, एक फ्रेंड है उनका रंजन, ठीक है जी, तो उन्होंने रंजन जी को दे दिया कि रंजन जी आप मेरे बदले में पैसे ले आना संजीव जी से जाके। जो मिस्टर रंजन है, ये मिस्टर आर हैं दूसरे वाले, ये बन गए इंडोर्सर, और रमेश बन गया इंडोर्सी।
ठीक है, और आपके एग्जाम्स में यही कंसेप्ट आते हैं, तो बी क्लियर व्हाइल यू आर लुकिंग एट दीज पोर्शंस। नाउ सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, अभी तक हमने प्रोमिसरी नोट को बहुत डिटेल में पढ़ा और हमें पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में केवल तीन इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, एक आपका प्रोमिसरी नोट और एक आपका चेक। तो प्रोमिसरी नोट तो हमने पढ़ लिया, अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ेंगे। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रोमिसरी नोट है इसका सेक्शन 4 था, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5 है और चेक का सेक्शन 6 है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। अब पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे ये कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है सेक्शन 5 जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है वो बताता है कि it is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker director a certain amount or certain sum of money only to or to order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो आप कहेंगे अरे ये तो एज इट इज लिख दिया जो प्रोमिसरी नोट में था। तो आपके जवाब है जी हाँ, एग्जैक्टली इसमें यही होगा। लेकिन आपको देखिए, क्योंकि हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पार्टीज एक बढ़ जाती है। यहाँ अब तीन पार्टीज होंगी, एक ड्रॉअर, दूसरा ड्रॉई और तीसरा पेई होगा। अब ये कौन है पढ़ते हैं। ड्रॉअर, द पर्सन हु मेक्स द ऑर्डर फॉर मेकिंग द पेमेंट, मतलब जो लिख रहा है कि मैं पेमेंट दे दूंगा और जिसको पेमेंट मिलनी है वो ड्रॉई हो गया। पेई क्या है, पेई, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, देखिए अगेन मैंने एक कागज लिया और उसमें लिखा मैं फला फला दिन आपको फला फला पैसे मिस्टर बी को दे दूंगी, ठीक है जी। और मैं खुद कौन हूँ, मैं खुद अपना मिस्टर लेट्स सपोज ए हूँ, राइट। तो ए ने बी को लिखा लेटर कि मैं आपको दे दूंगा, तो मैं तो हो गया ड्रॉअर, ये मिस्टर हो गया ड्रॉई, और क्योंकि मुझे इन्हीं को देना होगा तो हो जाएंगे पेई। लेकिन समटाइम व्हाट हैपन, जो मिस्टर बी है ये जाके मिस्टर डी को दे देंगे कि आप जाके सीधा प्लीज अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जाके सीधा मिस्टर ए से पैसे ले लेना। अब जो ये मिस्टर हमारे डी हैं, ये जो बेचारे सीधे से मिस्टर डी हैं, ये हमारे पेई हो जाएंगे इस कंडीशन में जब हमारा बी मिस्टर बी अपना पैसा खुद ना लेकर किसी और से दिलवाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो गए हमारे पेई। आई होप इट्स क्लियर। जो वहां पे इंडोर्सी था, जो वहां पे इंडोर्सर था, वो यहाँ पे पेई का रोल निभा रहा है। बस इम्पोर्टेंट क्या है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टीज हैं और वो केवल ड्रॉअर या ड्रॉई ना होकर ड्रॉअर ड्रॉई और पेई हो जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये उसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इसमें भी वही एज इट इज लिखा है जैसा कि उसमें प्रॉमिस नोट में था। बट हाँ, वहां पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे, यहाँ पे सिंपल आप बिना आई प्रॉमिस टू पे लिखे आप सिंपल लिख सकते हैं कि इतने पर्टिकुलर पैसे इतने व्यक्ति को इस समय पे देने, ठीक है जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट और द अगेन द नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन हमारा मैंने बताया था अभी, इसका सेक्शन 6 है। तो ये हमारे सेक्शन 6 में डिफाइन है, जिसमें बताता है कि चेक एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कि देखिए ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी स्पेसिफिक होती है कि इसमें आपकी भी डिटेल बड़ी स्पेसिफिक होगी और जिसके लिए ये देना होता है उसकी भी डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं। इसका मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही एक बड़ा स्पेसिफिक पार्ट कर दें तो वो चेक हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लिखते हैं ना टू दैट पर्सन, है ना, टू दैट अकाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं या टू दैट पर्सन वी आर गिविंग समटाइम्स। तो जब हम ऐसे स्पेसिफिक हो जाते हैं तो ये चेक हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और इसमें एक और चीज होती है कि जो आपका व्यक्ति है जो इस चीज को चेक को बना रहा है, जो चेक को ड्रॉ कर रहा है, वो ऑर्डर देता है बैंक को और डायरेक्ट करता है बैंक को कि जैसे ही ये व्यक्ति आपके पास इस पेज को लेकर आता है
आप प्लीज उसे पैसे दे दीजिएगा। आई होप इट्स क्लियर अगेन। और सबसे ज्यादा सारे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है वो आपका चेक। अगर आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आप हर मुझे लगता है हर किसी व्यक्ति ने कभी ना कभी चेक का यूज जरूर किया होगा कंपेरेटिवली बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बट एज आई सेड कि यहाँ पे ये पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है लेकिन बड़ा स्पेसिफिक है। ओके, एंड the only difference is that the bank is always the drawee in case of check। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे देखो ड्रॉई कौन होता है, जिसको पैसा मिलना होता है, मतलब जो एक्चुअली पैसा जिसके पास वो पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्म होता है या जो पेज होता है वो रखा रहता है। क्योंकि देखिए मैंने बनाया ये चेक, लेट सपोज मैंने ये चेक ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी, ये मैंने ड्रॉ करा। अब मैं दूंगी किसको? ड्रॉई को। मैंने ड्रॉ करा और मैं दे किसको रही हूँ? ये हमारे व्यक्ति है, ये है हमारे ड्रॉई, इनको मैं दे रही हूँ। तो चेक के केस में हमेशा ड्रॉई आपका बैंक ही होगा। और अगेन अगर आप चाहते हैं तो इसकी भी डिटेल वीडियो बन सकती है कि चेक भी हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ओपन चेक है, क्रॉस्ड चेक है, बियरर चेक है या ऑर्डर चेक है। इफ यू वांट वी कैन आल्सो डू दैट इन द वेरी इन डेप्थ फॉर्म। नाउ इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ चेक कि कैसे होता है। ऑफकोर्स आपको पता है किसको दे रहे हैं, कितने रुपए का, पर्टिकुलर बैंक, ये जो है ये आपका ड्रॉई है क्योंकि इसी को जाके सबमिट करना होता है हमें। और इस तरह से हमारा चेक दिखता है। नाउ कुछ चेंजेस इस एक्ट में आए हैं। एक तो चेंजेस को हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या चेंजेस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला चेंज है आपका सेक्शन 143A। ठीक है जी, सेक्शन 143A क्या कहता है उसमें देख लेते हैं अभी। ये कह रहा है कि यदि समटाइम्स व्हाट हैपन, आपको पता है कि चेक बाउंस हो जाते हैं, बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोले डिसऑनर भी बोलते हैं या आप सिंपल बोलते हैं कि चेक बाउंस हो गए। कब होते हैं बाउंस? बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन जब ये आपका चेक डिसऑनर का जब केस बनता है तो कोर्ट ने कहा है कि लेट सपोज आपको पैसे देने थे, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसने चेक इशू करा और इन्होंने बोला कि जाइए आप मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए ले लीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए ले लीजिए। अब 20,000 रुपए ले तो लें, लेकिन जब वो बैंक में जाते हैं तो पता चलता है इनसफिशिएंट अमाउंट, मतलब पैसे तो थे ही नहीं। तो आपने जो है हमारा क्या कर दिया हमें हमारे साथ फ्रॉड कर दिया या कुछ गलत काम किया है। बिकॉज ऑफकोर्स जब आपका समय था और आपको पैसे देने थे तो आपने हमें गलत चेक पकड़ा कर आपने छुट्टी पाई। तो इस केस में यदि मैं चाहूँ, लेट सपोज मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ ये चेक डिसऑनर का ऑफेंस हुआ है, तो मैं सीधा उस व्यक्ति के खिलाफ जो वो ड्रॉर था उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ और कोर्ट मुझे इंटरिम कंपनसेशन दे सकता है। इंटरिम कंपनसेशन का प्रावधान बन गया है। अब इंटरिम कंपनसेशन क्या होता है कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता, मीन वाइल मुझे मेरी कंपनसेशन चाहिए, तो उस कंपनसेशन को हम इंटरिम कंपनसेशन कहते हैं। लेकिन एक रूल इसमें क्या है कि वो आपके 20% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब जो भी आपकी कंपनसेशन होगी, लेट सपोज आपको जब तक केस चल रहा है तब तक आपका कुछ तो कंपनसेशन होगी, तो 20,000 का 20% कितना होगा? 20,000 का 20% कितना होगा जी? 4 रुपए, लेट सपोज 4,000 रुपए होगा। तो 4,000 से ज्यादा हमें कंपनसेशन नहीं मिल सकता। इसके बाद इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड कि कितने समय के अंदर होना है, तो 60 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। लेट सपोज जब उसने ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि आपको कंपनसेशन मिलेगी, आपको इंटरिम कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए, तो वो 60 दिन के भीतर भीतर मिल जानी चाहिए। या फिर अगर एक्सटेंडेड पीरियड उन्होंने मांगा है किसी व्यक्ति ने कि वो 4,000 रुपए के लिए भी एक्सटेंडेड पीरियड मांग रहा है, तो वो भी 30 दिन तक मिलेगा। इसके अलावा और कोई भी डिले नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं आपके सेक्शन 148 पे, पर उससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें और हैं, जैसे कि जो 143 सेक्शन है उन्होंने कहा है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव
रेट्रोस्पेक्टली नहीं लगेगा। ऑफकोर्स 143 वो भी आपको पता ही होगा कि चेक डिसऑनर का ही है, तो कह रहे वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके ऊपर, जो ऑलरेडी केसेस दर्ज हैं कोर्ट में, वो उनके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन जब से अमेंडमेंट हुई है उसके आगे के जो केसेस आएंगे, जो आगे आने वाले जो केसेस हैं, उनमें ये सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे। मूविंग टू सेक्शन 148, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि अगेन वही सब चीज़ें बताता है कि आपको जब तक आपका क्या कहते हैं केस चल रहा है तब तक आपको कुछ कंपनसेशन अमाउंट भी मिलना चाहिए। और एक और बात, ये आपके इंटरिम कंपनसेशन से अलग होगा, लेकिन जो आपको कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा वो भी बड़ा ज़रूरी है। अगेन जैसा कि इंटरिम कंपनसेशन में भी था कि वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके बेसिस पे कुछ कुछ मैनेज करके मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। लेकिन कह रहे हैं कि एज पर सेक्शन 48 आपको अलग से जो है क्या कहते हैं, आपको पेमेंट या आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है। ये कुछ चेंजेस हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी एक डिटेल वीडियो एक पर्टिकुलर इन अमेंडमेंट्स के लिए बन सकती है। मूविंग फॉरवर्ड टू दी रजिस्टर्ड केसेस, एज वी ऑल नो कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस है, और सबसे ज़्यादा आई बिलीव सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो बहुत सारे एक्ट्स में होते हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक ऐसी जो कि डे टू डे बेसिस पे कहीं ना कुछ विवाद या वी कैन से फ्रॉड या वी कैन से केसेस बहुत ज़्यादा दर्ज होते हैं। तो एक रिसेंट हमारा केस अभी 2022 का एक था जिसमें वही सेम चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक व्यक्ति, लेट सपोज हमारे एक ये बेंगलोर का जो केस था, इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए लिए अपने दोस्त से, ठीक है, और कहा कि मैं आपको कुछ महीनों में लौटा दूंगा। अब व्यक्ति ने दे तो दिए, इन्होंने इनको दे दिया कि चलिए ठीक है ले लीजिए पैसे। अब जब वापस लौटाने की बात आई तो वी ऑल नो कि कितना बुरा हाल है अभी इस समय पे। तो लौटाने के समय उन्होंने केवल 2 लाख रुपए किसी तरह से उनको दे दिए, और उसके बाद वो एकदम पीछे हटकर उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। अंत में थक हार गए उस व्यक्ति को, उसकी जब वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ा तो उस व्यक्ति ने उसका चेक इशू कर दिया, और चेक का नंबर भी यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति है उसने थक हार के 3 लाख का चेक इशू कर दिया। अब जब वो व्यक्ति चेक लेकर बैंक में जाता है तो पता चलता है कि नो सफिशिएंट अमाउंट, और क्या हो गया, फंड इनसफिशिएंट दिखा दिया अकाउंट में। तो क्या हो गया, आपका चेक बाउंस हो गया। अब इस स्थिति में जो एक्यूज्ड था, जिसके साथ ये सब हो रहा था, सॉरी, जो कंप्लेनेंट हमारे थे मिस्टर लेट सपोज बी, उन्होंने जाके केस किया, और केस के बाद क्या जजमेंट आई तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जजमेंट ने बोला कि न सिर्फ आपको 3 लाख रुपए अब देंगे, बकायदा कंपनसेशन भी देंगे, तो टोटल जो आपको पैसे देने वो 3,50,000 रुपए देने हैं। और यदि आप नहीं दे पाए, और टोटल जो फाइन है वो 3,55,000 है, जिसमें 5,000 रुपए तो आपको कोर्ट को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो ये फालतू जो आपने करवाया है इसका जो खर्चा है वो भी आप ही बियर करेंगे। सो एज यू सी दैट 3 लाख के बदले में उन्हें 3,55,000 देने पड़े, और इन फेलियर ऑफ इट, इन डिफॉल्ट, उनको 6 महीने की जेल भी हो सकती है यदि वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो। See how amazing case was there. एक और केस है, if you want you can read it, you can take a screenshot, इसको आप आराम से पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे केसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो पर्टिकुलरली आते हैं, नॉट इन दैट ऑल्सो आपके क्या कहते हैं एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये उसकी जजमेंट है। So you can take the screenshot, you can pause the video, you can read it thoroughly. It's a very important one. And now at the end of the video, let's discuss one very beautiful quote by Benjamin Franklin. He said that justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are affected basically. इसका मतलब कि जब तक जस्टिस सर्व नहीं हो सकती, जब तक न केवल वो लोग सामने आए जो इन चीज से प्रभावित हैं, बल्कि वो लोग भी आए जो इस चीज से प्रभावित नहीं है। जब सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तो चीजें चेंज हो सकती हैं, तो सही मायने में जस्टिस प्रोवाइड या सर्व हो सकती है। आई होप
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो डाउट, जो क्वेश्चन, जो परेशानी है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दैट इज द ओनली मोटिवेशन वी हैव एज अ टीचर, right? So take care till the next video. Thank you.